आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में और मैं हूँ आपकी मेज़बान तरन्नुम अली। जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, मंजिलें आप ही हो जाती हैं आसान उनकी। बंद रहते हैं जो अल्फाज किताबों में सदा, गर्दिश वक्त मिटा देती है पहचान उनकी। वो परिंदे जिन्हें मंजिल की लगन होती है, एक परवाज़ मुसलसल ही है पहचान उनकी। आज एक ऐसी ही शायराना शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप हैं मशहूर शायरा अलीना इतरत। जो अलीना ने सरे अर्श दुआ भेजी थी, उसकी तासीर यहीं फर्श पे पाली बहुत मैंने। अच्छा है। अभी तो जाग पा जारी है रक्स मिट्टी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। आपका इस्तकबाल है हमारे शो पर। शुक्रिया। अलीना जी, ज़िंदगी में जो हम बनना चाहते हैं वो चीज़ हमारे अंदर कहीं ना कहीं बचपन से ही होती है, तो क्या आपका जो अदबी सफ़र है वो बचपन से शुरू होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि एक कच्ची मिट्टी होती है, लेकिन ख़ुद उस मिट्टी को मालूम नहीं होता है कि उसे क्या बनना है या क्या, इतनी सोच डेवलप नहीं हो पाती है। तो वही कुछ इस तरह हुआ कि जब मैंने आँख खोली अपने घर में, तो हर तरफ अदब का माहौल था। शेर व शायरी मेरी दादी से स्टार्ट थी, जबकि दादी को मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना वो बहुत अच्छे शेर कहती थी, पढ़ा भी है। मेरी मदर वो भी शेर कहती थी। इन लोगों की कोई बुक नहीं है, लेकिन मैंने जगह जगह कहीं किसी किताब पर कहीं कुछ उनका लिखा हुआ देखा। तो और फिर मेरी जो मदर हैं उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कहानियाँ सुनने में, स्टोरीज़ ख़ुद भी सुनाती थी, ख़ुद से अपने आप बना बना के भी बच्चों को सुनाती थी। और कोई बुक होती थी उधर उस टाइम पे हमीदी फरीदी के क़िस्से और ये इस तरह की बहुत सारी मैगज़ीन्स घर में आती थी, पाकीज़ा चल, तो इन सब के ढेर लगे रहते थे चारों तरफ। तो किसी को बैठा देती थी कि तुम सुनाओ, अपना काम करती रहती थी। तो हम भी सुनते रहते थे, बच्चे जितने थे घर के। तो इस तरह स्टोरीज़ और इन चीज़ों का तो बचपन से कब दिमाग में समा गया, कब हम भी अपनी स्टोरीज़ तैयार करने लगे। छोटे छोटे बच्चे आपस में कोई परी की और इस तरह से जो बच्चों के जहन में आ सकती हैं, ऐसी स्टोरीज़ बनाते थे और आपस में एक दूसरे को सुनाना शुरू कर देते थे। तो ये ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एक नेचुरल वे में हमारे अंदर एक आ चुका था। एक चीज़ आपने बचपन से आप सुन रही थी, पढ़ रही थी, स्टोरीज़ सुनती भी थी और सुनाती भी थी, तो एक इंस्पिरेशन जो थी वो आपको घर से ही मिली। और मैंने अपनी बहनों को भी देखा, मेरी बड़ी बहनें भी शायरी की दुनिया में हैं और अदब से जुड़ी हुई हैं। वो लोग कहती थी हम सुनते रहते थे, उनकी गज़लें याद कर ली, उनकी चीज़ें सुनते रहते थे, लेकिन हाँ कभी ये मुझे अपने आप में एहसास नहीं हुआ कि हम भी कुछ लिख रहे हैं या हम भी कुछ कह सकते हैं। डायरी लिखने का शौक़ था, कभी कभी कुछ उसमें मिसरे हमने भी लिखे। और शायद कह सकती हूँ कि मैं 13 साल की थी तो मैंने एक नज़्म लिखी। मुझे फ़र्क भी ज़्यादा पता नहीं था कि नज़्म और गज़ल में कितना फ़र्क होता है, लेकिन मैंने अपनी बहनों को सुनाई। तो घर में इतना माहौल था इस चीज़ का, शेर व शायरी का, कि कोई ख़ास एप्रिसिएशन तो मिला नहीं, सभी लोग तो कर रहे थे, तो उनका ये भी कोई ख़ास बात नहीं है। तो हमने उस पर कोई तवज्जो भी नहीं दी, सुना के रख दिया आराम से। इस तरह फिर अदब का सफ़र शायद वहाँ से शुरू हुआ हो, लेकिन मैंने उसे कोई ऐसा नोटिस नहीं ले सकते इस बात का कि ये अदबी सफ़र था। और आपकी जो बाकी की पढ़ाई लिखाई है वो सब कहाँ से हुई? मेरा जो बर्थ प्लेस है वो नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है और 12th तक हमारी पढ़ाई वहीं तक वहाँ हुई है, स्कूलिंग और 12th तक। और उसके बाद हम दिल्ली आ गए, नोएडा शिफ्ट हो गए। ग्रेजुएशन मेरा यहाँ से हुआ है। आपकी बचपन से ख्वाहिश थी कि आप पुलिस में जाएं? हम काफ़ी सारे भाई बहन हैं माशाल्लाह से। मेरे फादर का कहना था कि खाली घर में खाना पकाना और ये सब तो हर कोई कर लेता है, कुछ ख़ास करना चाहिए। ये बातें सबके जहन में बैठी हुई थी, हम सब बहनों के। और हाँ, सब लोग पढ़ाई में भी अच्छे थे। तो आपने जब कहा कि पुलिस में जाना है या आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है, उन्हें मालूम चला तो उनका क्या रिएक्शन था? ये मेरी अपनी ख्वाहिश थी, लेकिन मैंने कभी इजहार नहीं कर पाई, क्योंकि वक्त होता है कि अब एक 12th के बाद अब हम सोचते हैं कि हमें क्या किस फील्ड में जाना है। बस थोड़ा जहन में तैयार हुआ था कि मुझे ये फील्ड बहुत अपनी तरफ खींचती है और ये करना है मुझे। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे फादर का इंतकाल हो गया। बस वहीं से एक दूसरी तरफ लाइफ मुड़ गई।
और मेरे बहुत सारे फॉर्म्स भी भरे हुए थे, दूसरी जहाँ मेरी जिन फील्ड्स में वो थी इंटरेस्ट था। तो फिर मेरे से 2 छोटी बहनें और भी थीं, तो बड़ी सिस्टर की शादी तय थी, तो मेरे ब्रदर्स ने मेरी शादी भी तय कर दी। तो बिल्कुल मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे हंसते खेलते जैसे कोई खेल हो रहा है, इस तरह से बस शादी हो गया, हम वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन उसके बाद जब पता चला कि बड़ी सीरियस बात हो गई और उस तरह का माहौल भी नहीं था। फिर आपने बीएड और एमए कैसे कर लिया? इतना अपोजिट माहौल था कि किसी को भी परमिशन नहीं थी घर में। मेरी सिस्टर इन लॉज को भी जॉब वगैरह की, पढ़ाई तो सबने की है, उन लोगों ने भी की है, लेकिन घर के काम और इन चीज़ों पे था जो मेरे तो बिल्कुल भी मिजाज में नहीं थी ये बात कि सिर्फ यही करना है। जबकि एक्सपर्ट हम हर चीज़ में रहे हैं कि कुछ काम करना है घर के, अगर नहीं भी आते हैं तो एक चैलेंजिंग ज़हनियत मेरी अपनी हमेशा रही है कि ना तो कहना नहीं है किसी काम को, कोई काम आया है तो इसको करके ही दिखाना, ये हमेशा से रहा है। तो घर में कुछ पकना भी होता था, कुछ चीज़ें होती थी तो उन्हें बस नज़र में सीख लेते थे। मदर इन लॉ बना रही हैं, फिर उसको बहुत अच्छे से बना के दिया, किसी को भनक भी नहीं लगती थी कि नहीं आता है। तो इस तरह वो वक्त तो गुज़रा। लेकिन जब जॉब का आया तो सभी अगेंस्ट थे, कोई भी नहीं कि बाहर निकलेंगे, लेडीज़ बस घर में काम करें, इस तरह था। तो फिर मैंने किसी तरह अपने फादर इन लॉ को मनाया, सुन के मनाया बहुत, वो मान भी गए। तो काफ़ी मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसे ही है और वो उसको जानते थे, क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर थी वो एसडीएम की पोस्ट पे थी जो उस वक्त, और मेरे फादर इन लॉ उनको जानते थे। ज़िंदगी में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन आज आप बहुत कामयाब हैं। आगे आपने कई सारी किताबें भी लिखी, उनकी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने प्रोग्राम परवाज़ में, और आज हमारे साथ हैं शायरा अलीना इतरत। आपने बताया कि शादी के बाद आपका जो सिलेक्शन हुआ था ऑल इंडिया रेडियो में भी हुआ, लेकिन ससुराल में इतनी आज़ादी तो आपको थी नहीं। फिर ये सब कैसे हुआ, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, कैसे आपने अप्लाई किया? एक हमारी आदत तो ये पड़ी हुई थी, पेपर्स होते थे उसमें वो सब ढूंढते रहते, कॉलम्स क्या जॉब निकल रही है, ये बिल्कुल इतना बैठा हुआ था जहन में कि भले ही अलाउड नहीं था और ये लगता था कि कोई परमिशन नहीं है, फिर भी ढूंढते रहते थे। तो इत्तेफाक से एक बार नज़र पड़ी कि अनाउंसर की पोस्ट के लिए निकला हुआ है, और मैंने सोचा कि इसको फिल करना है, तो अब किस तरह किया जाए, घर में तो परमिशन थी नहीं। तो फिर मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को कहा कि चलो इसको भरते हैं। आपने उन्हें मनाया? हाँ, तो बोले, उन्होंने भी कहा कि पापा तो अलाउड नहीं करेंगे। मैंने कहा चलो दोनों मिलकर वो करेंगे, तो वो भी मान गई। फिर हम लोगों ने उनको मनाया, फॉर्म भर दिया। तो उन्होंने कहा भर दो, मतलब उनका ये था कि शायद भर देंगे खाली, इसके आगे तो कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों ने भर दिया। फिर इंटरव्यू के लिए आया कॉल, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी सिस्टर इन लॉ का नहीं हुआ उस वक्त। तो अब मुश्किल हो गई, कम से कम वो साथ रहती तो थोड़ा सा सपोर्ट रहता। तो 3 दिन मैं ट्रेनिंग पे गई और बहुत अच्छा परफॉर्म भी हुआ, और मतलब उन लोगों ने बहुत ही पसंद भी किया। तो उस वक्त वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो चाहते थे, तो 3 दिन बाद मैं जा नहीं पाई, क्योंकि मेरा बेटा 1.25 महीने का था सिर्फ, और एक बेटी, तो दोनों बहुत छोटे छोटे से थे, 1-1 साल के। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। उन्होंने घर तक आके भी कहा कि किसी तरह कर लें, क्योंकि हर तरीके से इस जॉब के लिए मैं उनको ठीक लग रही थी, तो नहीं हो पाया। तो तब उन्होंने बातों बातों में मुझसे ये बात भी निकली, लिखने का शौक़ है क्या? मैंने कहा हाँ, मैं पर्सनली लिखती हूँ, डायरी में हमेशा लिखती हूँ, और उसके साथ कुछ शायरी भी लिखती हूँ, स्टोरीज भी। तो उनको इतना एक अटैचमेंट, एक लगाव सा हो गया था कि फिर उन्होंने 1.5 महीने पे, जो उस वक्त होता था ऑल इंडिया रेडियो में, मुझे इनविटेशन भेजते थे कि लेडीज़ की जो स्टोरीज़ हैं या बच्चों के लिए कुछ लिखना है, वार्ता, परिचर्चा, इस तरह के प्रोग्राम्स होते थे, वो मुझे भेज देते थे। और उसी दौरान मैंने स्कूल भी ज्वाइन किया हुआ था कुछ वक्त के बाद। तो रात में 10 बजे मैं बैठ के लिखती थी चुपके से। उसके बाद सुबह स्कूल से जाके रिकॉर्ड करा के आ जाते थे। तो मैंने बहुत सारे अफसाने लिखे, और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि मैंने कोचिंग सेंटर भी था मेरा, और स्कूल भी था, फिर घर की भी पूरी जिम्मेदारी, बच्चों को भी देखना होता था। तो लिखने का टाइम बस रात का था,
और उसे फेयर करने का भी नहीं होता। कभी कभी तो वही रफ उसमें लिखा हुआ उसी को रिकॉर्ड कराया, वो वहाँ भी सबमिट कराया। बहुत सारे अफसाने हैं भी नहीं मेरे पास, और सुनती भी नहीं थी इस वजह से, इस डर के मारे कि सब सुन लेंगे तो कहेंगे ये करा के ही रिकॉर्ड। अच्छा, घर में ये बात पता नहीं होती? नहीं, जबकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदर जो रेडियो सुनती थी, मैं खुद भी नहीं सुनती थी, लेकिन वो लोग सुनती थी कि भाई इन्होंने आपकी स्टोरी सुनी है हमने। इस तरह फिर धीरे धीरे तो क्यों पता चला घर में, तो फिर थोड़ा थोड़ा सा जहन बदला भी। कभी कभी मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके भी रिकॉर्ड करा के आती थी। तो आप छुप छुपा के जाती थी, आपको डर नहीं लगता था? नहीं, मुझे ये तो नहीं लगता था कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, बस ये था कि मैं सबको साथ भी लेकर चलना चाहती थी। बहुत काम किए, चैलेंजिंग काम किए, अपनी मनपसंद काम किए आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने घर वालों को छोड़ने की इसका भी सोची हो, या मेरे ख़िलाफ़ जो है, या मेरी जो जैसा मैं करना चाह रही हूँ उसको नहीं पसंद करते। ये लगता था ये लोग भी साथ रहें, तब पूरा सेटिस्फेक्शन है। अब तो अलीना इतरत को हर कोई जानता है। प्रोफेशनली आप कब आई शायरी की दुनिया में? 2008 की बात है कि मैं बच्चों की पढ़ाई की वजह से, मैंने मध्य प्रदेश में है मेरी ससुराल, तो वहाँ से फिर मैंने शिफ्ट किया दिल्ली। जो यहाँ तो मैं पहले भी रहती थी नोएडा में, तो यहाँ आने के बाद जॉब, घर, स्कूल्स वगैरह बच्चों के सब सेट करना, बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन सब हुआ क्योंकि एक चैलेंज था, इन लोगों की लाइफ बनानी है मुझे। लेकिन इत्तेफाक से बस ऊपर वाले को जो भी मंजूर था, मुझे कुछ तकलीफ़ हुई, पर हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। 2010 की बात है। तो फिर मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा, स्कूल भी छोड़ना पड़ा करीब 6-7-8 महीने के लिए। तो इतनी एक्टिव रहना और सारे काम करते रहना, बाहर निकलना, ये सब काम करते करते अचानक बिस्तर पे बैठ जाएं, तो ये तो गवारा नहीं था। तो इंटरनेट और इन चीज़ों से मैं हमेशा जुड़ी रही हूँ। तो उस दौरान आप लिखती भी रही? उस दौरान मैंने एक नज़्म थी जो आधी थी, उसे मुकम्मल किया और मैंने नेट पे डाला। मेरी अपनी जो एक इनोसेंट अंदर एक वर्ल्ड है, उसका एक खाका है उसमें। हम तो ज़रूर चाहेंगे कि आप हमें इसकी कुछ लाइन्स सुनाएं। कहीं पे दूर किसी अजनबी सी घाटी में किसी का एक हसीन शाहकार हो, जैसे मुसव्विरी की एक उम्दा मिसाल लगती थी, कोई इनायत परवरदिगार हो जैसे। अब बनाने वाले ने उसको बना के छोड़ा था और उसके चेहरे पे एक नाम लिख के छोड़ा था। नदी ज़ुबान न कोई आईना दिया उसको, बना के बुत यूं ज़मी पर सजा दिया उसको। उसे ज़माने की बातों से कुछ गिला ही न था, सिवाय जिस्म के एहसास कुछ मिला ही न था। मोहब्बतों का तिलिस्मी खुमार बढ़ता गया, अजब सी आँच से संगे बदन पिघलता गया। और ऐसे हो के मुकम्मल वो हुस्न की मूरत, किसी के प्यार की खुशबू से बन गई औरत, किसी के प्यार की खुशबू से बन गई औरत। बहुत खूब अलीना जी। आपकी जो किताब है सूरज तुम जाओ, उसके बारे में बात करेंगे और आपकी ज़िंदगी के कुछ और पन्ने खोलेंगे, लेकिन फ़िलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने प्रोग्राम परवाज़ में। अलीना जी, आपने बताया कि जिस तरह से फिर आपने अपनी नज़्म जो है वो इंटरनेट पर डाली और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया और डिमांड आने लगी लोगों की, और लिखिए हमें आपकी नज़्म छापनी है कुछ नई। फिर उसके आगे किस तरह से आपका सफ़र रहा? जब ये नज़्म उस पर आलमी सहारा के एडिटर हैं, उन्होंने पढ़ी तो उन्होंने कहा ये नज़्म आप दीजिए तो हम इसे पब्लिश करेंगे। तब मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि हाँ शायद कुछ बेहतर है, कुछ अच्छा लिखा, वरना मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या लिख सकती हूँ, कितना। खैर ये नज़्म मैंने उनको दी और पहली बार उसमें छपी और मुझे बहुत सारे ईमेल्स और बहुत सारे लेटर्स आए, बड़ी हौसला अफजाई। फिर तो ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने बस राह खोल दी है एकदम लिखने के। इतना लिखा है मैंने, दिन और रात बहुत कुछ लिखा है, और जो जो चीज़ें मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये मैं कर सकती हूँ वो सब मैंने की। यानी जब मैंने गज़ल स्टार्ट की और जब मैंने लिखा, जब कुछ किया तो इतनी जल्दी 17-17, 18-18 शेर हुए हैं, तो ऐसा कभी कुछ भी नहीं था। तो ये वक्त जो मैंने तबीयत ख़राब हुई और उसमें बेड रेस्ट के तौर पे, तो वो उसका पूरा ऐसा लगा मुझे कि शायरी की फ़ील्ड में और अदब की फ़ील्ड में लाने के लिए ऊपर वाले ने शायद कोई रास्ता बनाया था। तो इसे मैं पॉजिटिवली ही लेती हूँ। जबकि इस तबीयत ख़राबी और इसका मुझ पर काफ़ी हेल्थ पर काफ़ी बुरा असर भी पड़ा,
लेकिन शायरी के लिए और अदब की दुनिया में आने के लिए मेरे लिए बड़ी राहें हमवार हो गई। किसी भी राइटर को लिखने के लिए क्या चाहिए, माहौल, तजुर्बा या फिर वक्त? कुछ चाहिए नहीं होता, ये तो एक अंदर का जो एक वर्ल्ड होता है वहाँ से कुछ निकल रहा है, आ रहा है, और ऊपर वाले का उस पर कुछ करम है तभी आता है। ये तो मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है कि जब वक्त हुआ तब खुद ब खुद सारे रास्ते बन गए। और जो जो चीज़ें हमें पता भी नहीं थी, कोई इंटेंशनली हमने कोई भी गज़ल नहीं लिखी कि अपने आप पर तारी किया हो वो माहौल अब मुझे यूँ लिखना है, नहीं, कुछ नहीं। जो कुछ हमारे ज़िंदगी के तजुर्बात थे, चीज़ें थीं, या हमारा अपना मिजाज है, अपना नेचर है, वो सब कुछ उसमें खुद ब खुद लिपट के इन्वॉल्व हो के कोई गज़ल या शेर हो जाता है। और कभी कभी हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमने क्या कह दिया है। जैसे एक शेर है कि अभी तो चाक पे जारी है रक़्स मिट्टी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। इस हवाले से लोग इंटरनेशनल लेवल पे मुझे इस शेर के हवाले से जानते हैं, लेकिन जब मैंने इसे लिखा था मैंने ये सोच के नहीं लिखा था मैं कुछ बहुत बड़ा लिख रही हूँ या मैंने कुछ ख़ास कर दिया। जिस तरह गज़ल स्टार्ट हुई थी, शेर हो रहे थे, ये भी 5वें नंबर पे ये शेर हो रहा था, और इस तरह 7-8 शेर हैं इस गज़ल के। लेकिन ये पूरी गज़ल बहुत फेमस हुई और लोग सुनना भी चाहते हैं, कहते भी हैं, और ख़ासतौर से इस शेर के हवाले से। रंगत बदल भी सकती है, बाहर आने की सूरत निकल भी सकती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह वाह। अभी तो चाक पे जारी है रक़्स मिट्टी का, बहुत अच्छा है भाई। अभी तो चाक पे जारी है रक़्स मिट्टी का, अभी कुम्हार की नीयत बदल भी सकती है। वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब आप कुछ लिखने की कोशिश कर रही होती हैं तो क्या उसमें मूड का भी कुछ असर होता है? हाँ, होते तो हैं ऐसा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम 5-6 शेर लिखते हैं तो उसमें कुछ अपने उस मूड के भी आ जाते हैं, लेकिन उस मूड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं कहीं कहीं बदल भी जाता है, क्योंकि हम उसमें डूब जाते हैं, उस गज़ल में, उस रंग में, उस आहंग में। तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारी एक्चुअल लाइफ में इस वक्त क्या प्रॉब्लम चल रही है। और जब हम इतना डूब के लिखते हैं, इतना ज़्यादा उसमें उतर के लिखते हैं, तभी उसका एक इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा ही आता है। तो अपने आप को तो डुबोना पड़ता है किसी भी काम में रंग लाने के लिए। आपकी एक मशहूर किताब है सूरज तुम जाओ, जो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई। इस किताब में क्या लिखा है आपने? सूरज तुम जाओ, ये टाइटल लगता है लोगों को कि एक नेगेटिव है, जैसे हम अपनी लाइफ से सूरज को भेज रहे हैं कि तुम जाओ। लेकिन क्यों भेज रहे हैं? अगर इस किताब को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये पॉजिटिव ही है। सूरज इंसान को धूप देता है, इंसान को ज़िंदगी देता है, उसके बिना कौन रह सकता है। इसी तरह एक औरत और एक मर्द का रिश्ता भी है कि यूँ अल्लाह ने बनाया ही इस तरह से है कि औरत और मर्द दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और वो मिलके ही कंप्लीट हैं। लेकिन अगर आपकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, आपकी जो आपके होने का जो एक एहसास है, औरत होने की जो रिस्पेक्ट है, अगर वो आपको नहीं प्रॉपर नहीं मिल रही है, या वो चीज़ें आपके को उस तरीक़े से नहीं मिली जैसे मिलना चाहिए, हक़ के तरीक़े से, तो यहाँ मैंने सूरज को उस हवाले में लिया है कि सूरज ये समझकर अगर धूप दे रहा है कि ये इंसान का हक़ है, उसको अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया, या उसको तख्लीक इसीलिए किया है सूरज को कि वो धूप दे, इंसान ज़िंदा रहे। लेकिन अगर वो अपनी धूप के साथ सुबह के बाद धीरे धीरे उसकी तमाज़त इतनी बढ़ा दे कि इंसान झुलस के रह जाए, तो फिर या फिर इतनी शिद्दत के साथ दे या ये एहसास कराए कि वो कोई एहसान कर रहा है हम पे, तो जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है वो कहीं हर्ट होती है। तकमील नज़्म जो अभी मैंने आपको सुनाई, तो उसमें मैंने ये बताया है कि औरत और मर्द की जो आपसी ताल्लुकात अगर बेहतर होते हैं तो ज़िंदगी कंप्लीट है। लेकिन अगर हम सूरज तुम जाओ कह रहे हैं तो कहीं अगर हमारी ईगो हर्ट हो रही है, कहीं कुछ हमें वो चीज़, वो हक़ नहीं मिल रहा है, तो हम रह भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सूरज के बग़ैर हमारी ज़िंदगी है। हम अगर रात की आगोश में हैं, सूरज के बग़ैर हैं,
तो ज़िंदगी तो हम में ही है, एक औरत में ही है। आप मुशायरे के सिलसिले में बाहर भी जाती हैं कई बार, तो अब तक का सबसे यादगार मुशायरा आपका कौन सा है? 2011 में मैं बाकायदगी से जब शायरी में आई हूँ, उसके बाद मुझे पहला इनविटेशन लाहौर से मिला। 3 दिन का इंटरनेशनल सेमिनार था। वो वाकई एक ख्वाब के सच होने जैसा था। वैसे मैंने ऐसे ख्वाब बहुत देखे नहीं थे, लेकिन आगे बढ़ने के और एक हाई उस पर पहुँचने का तो ख्वाब हर किसी का रहता है। फिर उसके बाद मेरा बहरीन जाना हुआ, कुवैत जाना हुआ, कतर जाना हुआ, और अबू धाबी, और इंडिया में तो होते ही रहते हैं प्रोग्राम्स। अज़ खुद पिघल भी सकती है। बहुत शुक्रिया। क्या कहना है? जरा संभल के जलाना अक़ीदतों के चिराग, जरा संभल के जलाना अक़ीदतों के चिराग, भड़क न जाए के मसनद ये जल भी सकती है। भड़क न जाए। अभी कुछ नया लिखने की कोशिश कर रही हैं? किसी नई किताब पर आप काम कर रही हैं? मेरी किताब ये दिसंबर 2014 में आई। इस पे मुझे कुछ अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अब मेरी दूसरी किताब की तैयारी है, लगभग पूरी होने वाली है। इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। कई सारे आपको अवार्ड्स भी मिले हैं, इनके बारे में हमें बताइए। ये भी एक बहुत खूबसूरत मेरे लिए एहसास है कि जब मेरी किताब बहुत सारा मटेरियल तैयार हो गया, अब मुझे इसको पब्लिश भी करना। अब मेरा मिजाज बहुत कम बोलने वाला है, तो या किसी से सलाह मशवरा लेने का भी नहीं है। सेल्फ अपने आप सोचना, अपने आप उसको करना। अब फील्ड एकदम नई थी इसमें। मैं इवन मेरी बहनें इस फील्ड में बहुत पहले से हैं, उनको भी 1 साल तक ही पता नहीं था कि मैं इस फील्ड में आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे भी खुद पता नहीं था कि मैं इसमें जमने वाली हूँ या आने वाली हूँ या कुछ इस तरह से। तो किसी से कोई राय मशवरा नहीं लिया। जब ये इतनी सारी मैं बहुत कुछ लिख चुकी और इंटरनेट और फेसबुक के हवाले से बहुत से लोग जानने लगे, और उन लोगों ने कहा अब आपकी किताब भी आनी चाहिए, तो जहन में आया कि हाँ किताब आनी चाहिए। तो उसकी तैयारी की। फिर अल्लाह का करम है कि किताब आई और बहुत पसंद की गई। तो मुझे दिल्ली उर्दू एकेडमी से इस पे फर्स्ट प्राइज़ मिला, और फिर पटना उर्दू एकेडमी ने भी इस पे अवार्ड दिया है। तो इस तरह किताब पे तो मुझे 2 अवार्ड मिल चुके हैं। बाकी और फ़रोग़ उर्दू अवार्ड और इस तरह के बहुत सारे अवार्ड अलग अलग उसमें मिल चुके हैं। अलीना जी, आपकी नई किताब जल्द आए, जल्द छपे और लोग उसे खूब पसंद करें, खूब सराहें। आपका यहाँ आने के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया बहुत। तो ये थी शायरा अलीना इतरत। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही हस्ती के साथ।